Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 13 मार्च 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मोंटेना को, चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, सत्याशोधक समाज ने ऑर्गेनाइज किया था कुछ, तो क्या ऑर्गेनाइज किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। ऑप्शन बी, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात। ऑप्शन सी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अब हम लोग साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स उसी दिन डिस्कस कर लिया करेंगे जिस दिन आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, उसके नेक्स्ट डे पर डिस्कस करते थे, फिर अगले दिन अगर वीडियो लंबा हो जाता था तो उस दिन भी डिस्कस नहीं हो पाता था। तो भले यहाँ पर संडे में 2-4 मिनट, यहाँ पर 2-4 मिनट नहीं कह सकते, लगभग फिर भी आधा घंटा अगर वीडियो लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर सारे आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। तो आज के साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स और पिछले संडे के जो साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स रह गए थे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, प्लस एक आध आर्टिकल जो बीच में हमने छोड़ दिया था वो भी आज हम डिस्कस करेंगे आज के पूरे एनालिसिस के साथ। तो ध्यान से आराम से बैठो और उसके बाद इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनते रहो। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर, वो बात करता है कि देखो पाकिस्तान ने अभी मांग करी है कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस मिसाइल इंसिडेंट को लेकर। इसका मतलब क्या है, अभी कल मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें हमने चर्चा करी थी कि अभी क्या हुआ है, इंडिया ने 9 मार्च में एक मिसाइल की टेस्टिंग करी थी और वो मिसाइल हम लोग टेस्ट कर रहे थे। क्या हुआ, उस मिसाइल के अंदर एक मैल फंक्शन देखने को मिला, थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से वो मिसाइल गलती से मिस्टेकनली जाकर पाकिस्तान में हिट हो गया। और पाकिस्तान में हिट होने के बाद देखो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई है। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पर ये मिसाइल हिट हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान को लगभग 1 दिन लग गया इसको समझने में ये हुआ क्या है, प्लस उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अच्छे से देखने के बाद यहाँ पर पता लगाया कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि इंडिया की साइड से आया है। तो बाद में यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी क्लेम किया गया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर बताया कि हाँ ऐसा हुआ है, मिस्टेकनली एक मेल फंक्शन देखने को मिला जिसकी वजह से ये मिसाइल हिट हुआ और उसके लिए यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर माफ़ी भी मांगी है और प्लस यहाँ पर एक रिग्रेट हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और बताया कि हाँ भाई गलती से ये सारा काम हुआ है, गलती से यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो एक्सीडेंटली फायर हो गया पाकिस्तान की साइड में। तो पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया और बोला कि देखो ये एक्सप्लेनेशन ना दो, हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। और पाकिस्तान यहाँ पर चाहता है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करें और यहाँ पर पता लगाएं एग्जैक्टली कुछ फैक्ट्स की आखिरकार क्या हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया कि अभी यहाँ पर भारत का एक डिसीजन भी है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक इंटरनल कोर्ट इंक्वायरी बैठाने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली
इस इंक्वायरी के अंदर कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या मेल फंक्शनिंग हुई थी, ये सारी बात यहाँ पर पता लगाई जाएंगी। ठीक है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की डिमांड भी आ रही है कि हाँ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि हम लोग कुछ फैक्ट्स वगैरह को बना सकें। ठीक है कि हाँ एग्जैक्टली क्यों क्यों ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आया नहीं है, जैसा आप लोग खुद भी इस आर्टिकल के अंदर देख पा रहे होंगे। बाकी पाकिस्तान में एक जगह है मियाँ चानू के नाम से, इसी जगह के अंदर यहाँ पर ये मिसाइल हिट हुआ था जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर, है ना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग डेफिनेटली ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बातचीत की गई है, कमांडर्स टॉक फेल टू एंड LAC डेडलॉक। इसका मतलब क्या है? देखो रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कमांडर्स हैं उनके बीच में बातचीत होने वाली है। और वो बातचीत क्यों होगी? वो बातचीत इसलिए होगी ताकि जो LAC वाला रीजन है वहाँ पर हम लोग शांति बना सकें, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर हम लोग पीस को मेंटेन कर सकें। इसके लिए बातचीत बहुत लंबे समय से होती भी आ रही है और अभी यहाँ पर ये 15वां राउंड होने वाला था, मतलब 15वीं बार यहाँ पर बातचीत होने वाली थी भारत और चाइना के बीच में। तो ये बातचीत हुई और उस बातचीत का कोई भी यहाँ पर ऐसा सोल्यूशन नहीं निकला, प्लस यहाँ पर जो भी टॉक्स थी वो फेल हो गई है, ऐसा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पर बताया गया कि जो भी बातचीत थी वो यहाँ पर फेल हो चुकी है, इसका कोई भी ऐसा सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। अगेन इस आर्टिकल से भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आती है जो कि आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन से रिलेट कर सको। हालांकि लोकेशंस ध्यान रख सकते हो, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको अक्साई चीन और यहाँ पर इंडिया की जो टेरिटरी है उसके बीच में देखने को मिलेगी। हालांकि जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो भी यहाँ पर इंडिया का ही हिस्सा है जिसको चाइना ने कब्जा रखा है। उसके बाद ये जो LAC है वो मतलब जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया वो LAC है। बाकी एक LOC के नाम से भी जानी जाती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि यहाँ पे दिखती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एग्जैक्टली POK वाले रीजन में। अगेन जो POK वाला रीजन है वो भी भारत का ही हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ठीक है, तो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो लोकेशन वाइज, अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसा खास देखने को मिलेगा नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया, न्यूज़ क्या थी वो हम लोगों ने पता लगा ली है। देन उसके बाद यहाँ पर इसी के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ये बात करता है जो EPF रेट है ये कट डाउन कर दिया गया है 8.1% तक। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो जो EPF है क्या है, यह है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। कोई भी एक कंपनी है जिसके अंदर 20 लोग हैं, ठीक है, मिनिमम 20 लोग हैं, 20 से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम जो है वो 20 लोग हैं। तो उस कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है कि वो कंपनी क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रोविडेंट फंड को बना दे। ठीक है, मतलब एक प्रोविडेंट फंड में उनका पैसा डाल दे। होता क्या है आपको याद होगा, जैसे कि पता भी होगा, सरकारी नौकरी में यहाँ पर पेंशन्स वगैरह मिलती है लास्ट में, तो वो पेंशन कोई ऐसे नहीं मिल रही है, उनकी तनख्वाह में से PF यानी प्रोविडेंट फंड को काटा जाता है ताकि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए यहाँ पर उस फंड का यूज़ किया जा सके। तो ऐसे ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। कोई भी अगर काम करे, आज के टाइम पर प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब यहाँ पर इस प्रकार से PF को काटती हैं। कोई भी उनके यहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी सैलरी में से कुछ PF, कुछ फंड काट लिया जाता है और उसको PF फंड के अंदर रखा जाता है प्रोविडेंट फंड में, ताकि यहाँ पर जब वो व्यक्ति रिटायर हो उस जॉब से तो उसको वो फंड प्रोवाइड करवा दिया जाए उसके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जब फंड दे रहे हैं तो फंड के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत रेट मिलता है, रिटर्न रेट भी मिलता है। अब वो जो रिटर्न रेट है वो यहाँ पर कट डाउन कर दिया गया, 8.1% तक यहाँ पर कर दिया गया है। एग्जैक्टली कहना यह है कि एक समय था 1975 और 1976 का, जब आप लोग टाइम देखते हो इस ग्राफ के अंदर, तो ये जो रेट है वो 7% हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये रेट बढ़ने लगा। 1989 से 1990 के बीच में आप देख पाओगे यही रेट, जो रिटर्न रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा था। देन उसके बाद यहाँ पर एक समय था 1989 से लेकर 1990 और उसके बाद 2000 तक, अगर आप ये समय देखते हो तो अभी 12% तक रिटर्न रेट पहुँच चुका था। बट आज के टाइम पर ये रिटर्न रेट वापस से डाउन होकर 8.1% तक पहुँच चुका है, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन आया है। जो भी रिटर्न मिलता है, जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, वो सब यहाँ पर काफ़ी डाउन हो गया है, जिससे जो सेविंग्स हैं, जिन्होंने भी पैसा यहाँ पर रखा है, वो काफ़ी बुरी तरह से हिट हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्लस यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, EPFO ने, EPFO क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर इस पूरे फंड को मैनेज करता है। तो EPFO ने क्या किया, इस इंटरेस्ट रेट को कट डाउन कर दिया है, यहाँ पर 8.1% तक पहुँचा दिया है।
ये जो कट डाउन देखने को मिला है ये उस समय पर देखने को मिला है जब महंगाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। आई होप आपको तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। बहुत सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल भी हैं क्योंकि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है रिसेंटली, तो उनको हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है कि देखो बहुत सारे जो गांव हैं वो चाइना के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलते हैं। जब आप इंडिया चाइना का बॉर्डर देखोगे तो उस बॉर्डर के पास में भारत की साइड में बहुत सारे गांव देखने को मिलेंगे। तो उन गांव के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करने वाले हैं ताकि उन गांव को एक टूरिज़्म के लिए ओपन किया जा सके, लोग वहां पर अच्छे से घूमने फिरने जाएं और वहाँ पर भी एक इकॉनमी के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन सा देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया की इकॉनमी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें किस प्रोग्राम के अंदर फोकस में रखी गई हैं वो सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप में पढ़नी है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे यूनियन गवर्नमेंट का प्लान यह है कि हम लोग क्या कर सकें, कुछ गाँव हैं जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पर हैं, तो उन गाँव को हम लोग टूरिस्ट के लिए ओपन कर सके, जो टूरिस्ट वहाँ पर घूमने फिरने जाएं, टूरिज़्म के तौर पर वहाँ पर पूरी तरह से इकॉनमी को हम लोग जनरेट कर पाएँ। नाउ ये सब कौन से प्रोग्राम के अंडर में करने के बारे में चर्चा की गई है, तो वह है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसका अनाउंसमेंट हम लोग जो हमारा बजट था 2022-23 का उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी प्रोग्राम के अंडर में जो खासकर गांव हैं कौन कौन से राज्यों के, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हुआ और लद्दाख हुआ, तो इनके कुछ विलेजेस हैं जो कि बिल्कुल चाइना के पास में हैं। इन्हीं को हम लोग एज अ टूरिज़्म सेक्टर की तरह ओपन करने वाले हैं, ये हमारा फोकस रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लद्दाख की तरफ से भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है। जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी ना वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 पैरा के अंदर थी, बाकी आगे आप लोग देखोगे जैसा हम लोग अगर कवर करें तो बात की गई है लद्दाख में अभी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बाकी है। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी यहाँ पर एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी 3G 4G मिलता है, बहुत कम ऐसे हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे गाँव हैं जहाँ पर 3G 4G इंटरनेट है। अदरवाइज बहुत सारे और भी ऐसे एरिया बचे हुए हैं जहाँ पर अभी भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे इसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई। क्लियर हुआ? तो मुद्दा क्या था, जो न्यूज़ क्या है वो आपने समझ लिया। लेकिन अब क्या है, कोई भी स्कीम है, प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर सरकारी प्रोग्राम स्कीम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वाइब्रेंट विलेज स्कीम क्या है इसके बारे में ज़रूर जान लेना। स्क्रीन पर आपको नीचे दिख रहा होगा। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 इकॉनमी से रिलेट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर इकॉनमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको GS पेपर 3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं इन्होंने कोई ऐसा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, बट फिर भी इसके बारे में हमें कुछ पता है जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो बात करें कुछ रिपोर्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ताकि क्या कर सके, जो गाँव है गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा कौन से गांव, जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास में है, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाले एरिया के अंदर, ताकि वहाँ पे लोग घूमने जा सकें, एक कनेक्टिविटी हमारी उस वाले एरिया तक हम लोग बढ़ा सकें। इस प्रोग्राम के अंडर में जो रेसिडेंशियल हैं, टूरिस्ट सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर बताया गया। साथ साथ बोला कि रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ और क्या बताया गया, इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट एक्सेस देंगे दूरदर्शन का और एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स का एक्सेस वहाँ पर उन गाँव के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और भी बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए। तो इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस क्या रहा, इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पर क्या होगा, गांव के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा, खासकर वो वाले गांव जो कि चाइना बॉर्डर के पास में हैं, जिनके अंदर अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है और बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। तो वो यहाँ पर एक मेजर सेक्टर रहने वाला है। प्लस इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तरफ से आप देख पाओगे चाइना दूसरी तरफ से हमारे मतलब बॉर्डर की उधर की साइड से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, ठीक है, बहुत मजबूत कर चुका। तो हमारा भी मेजर मकसद यही है कि हम लोग भी यहाँ पर उस वाले एरिया तक, क्योंकि अगर हम लोग अभी बॉर्डर वाला एरिया देखें तो वहाँ से इतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा रहा है पूरे गाँव के आसपास, जिससे हम लोग क्या कर सकें, प्रॉपर कनेक्टिविटी को भी बढ़ा सकें, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को समझ चुके हो कि क्या है ये स्कीम और क्या है हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसका एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी कि केरला ने टॉप किया है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के सेक्टर में। ठीक है, यानी कि जो मैटरनल रेट है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब कि देखो होता क्या है, हमारे पूरे इंडिया में जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि बहुत सारी वेमेंस की, खासकर माँओं की जान चली जाती है। ठीक है, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं या फिर बच्चे की जान चली जाती है तो वो चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड भी काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन केरला के अंदर ये सिचुएशन काफ़ी थमी पड़ी है और स्टार्टिंग से ही थमी पड़ी है। आप यहाँ पर देख पाओगे ग्राफ जिसके अंदर बात की गई है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की। जब हम बात करते हैं तो जो ये डार्क ब्लू वाले ग्राफ आपको देखने को मिला है, ये जो बार है ये इंडिया का मतलब रिप्रेजेंटेशन करता है और जो ग्रे कलर का बार है वो केरला का रिप्रेजेंटेशन करता है। मतलब कि आप इंडिया का डेटा देखोगे तो यहाँ पर 2004, 2007 से 9, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रेशियो चल रहा था। तो बहुत सारी डेथ हो रही थी, बट यहाँ पर केरला के अंदर बात करें तो स्टार्टिंग से यहाँ पर डेथ कम थी और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर काफ़ी लो हो चुका है ये सब मामला, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब अगर मान लो 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से यहाँ पर 30 बच्चों की जान जा रही है। ये रेशियो केरला के अंदर पहुंच चुका है, जो कि एक समय पहले यहाँ पर ऐसा था कि अगर 1 लाख बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें से लगभग 100 बच्चों की जान चली जाती थी। तो आज के टाइम पर ये रेशियो काफ़ी कम हो चुका है। मतलब जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। हमारा हेल्थ सेक्टर यहाँ पर काफ़ी मजबूत हुआ है, खासकर केरला के सेक्टर में, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली केरला के बारे में ही बताया गया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लोग यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो। बात क्या की गई है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, हाँ तो अभी यहाँ पर जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? फुमियो किशिदा, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फुमियो किशिदा से पहले योशिहिदे सुगा हुआ करते थे, योशिहिदे सुगा से पहले हमारे जो शिंजो एबे हैं वो हुआ करते थे। ठीक है, तो जापान के पीएम आज के टाइम पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं यूक्रेन इशू के ऊपर, और एक फोकस यहाँ पर ये भी है कि अब ये भारत में विजिट करने वाले हैं। कब विजिट करेंगे? तो ये आने वाले हैं सैटरडे में। ठीक है, तो सैटरडे कल निकल गया, नहीं आने वाला सैटरडे, तो 19 मार्च को यहाँ पर विजिट होने वाली है इनकी। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा इज शेड्यूल टू विजिट दिल्ली, मतलब यहाँ पर इंडिया आने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिप के लिए। सैटरडे में आएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। 2019 से कोई प्रॉपर इंडिया जापान के बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर बातचीत की जाएगी। फिर उसके बाद इंडिया से बातचीत करने के बाद ये कैम्बोडिया चले जाएंगे। ठीक है, अगले दिन कैम्बोडिया लीव कर लेंगे कैम्बोडिया के लिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया। साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया गया है कि अब की बार हम लोग 70 साल की जो एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंडिया जापान के बायलैटरल रिलेशंस को। ठीक है, और इंडिया जापान के रिलेशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबे समय पहले से यहाँ पर दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, आज के टाइम पर भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद भारत के अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर डायरेक्टली जापान की तरफ से फंडिंग आती है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये जो आने वाले हैं वहाँ के पीएम अभी यहाँ पर एक मतलब एक नज़र भी देखने वाले हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो अभी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जो फंडिंग वगैरह है वो यहाँ पर जापान दे रहा है। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो पूरे की पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था, जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, उनके थ्रू। तो अभी यहाँ पर हमारा टारगेट है 2022 तक हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर जापान की तरफ से फंडिंग आई है, उसको यहाँ पर ये रिव्यू करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई कि जब आएंगे इंडिया में तो रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली भी क्वाड का मीटिंग हुआ था। ठीक है, क्वाड है क्या? बेसिकली क्वाड यहाँ पर 4 कंट्री का ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों कंट्री तो हैं ही, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली क्वाड की मीटिंग हुई, वहाँ पर ये चारों कंट्रीज़ बैठी। इन चारों कंट्रीज़ ने रशिया और यूक्रेन के विवाद के ऊपर चर्चा करी। तो उस मीटिंग के अंदर हुआ क्या कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों तो एक पक्ष में रह गए। ये दोनों मतलब ये तीनों क्या कर गए? रशिया के अगेंस्ट में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो रशिया के अगेंस्ट में ये तीनों गए। लेकिन दूसरी तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया रशिया के अगेंस्ट में नहीं गया था।
वही यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो क्वाड के वो 3 नेशंस हैं और जो ये इंडिया है, इन दोनों के यहाँ पर अगर हम लोग रशिया को लेकर पोजीशन देखें तो अलग अलग पोजीशंस देखने को मिलती है। भारत यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में नहीं गया है, प्लस ये तीनों कंट्रीज़ रशिया के अगेंस्ट में बैठकर इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था, वो इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी दी गई है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। नाउ स्पेसिफिकली हमने क्वाड के बारे में बात की है, तो क्वाड के बारे में कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ध्यान रखना। जैसे क्वाड को हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जानते हैं। 4 कंट्रीज इसके अंदर, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता है। टाइमलाइन के बारे में बात करें तो कैसे क्वाड इवॉल्व हुआ है, तो 2007 में जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो एबे साहब, यही एक आइडिया लेकर आए थे क्वाड का। उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर पहले तो इंक्लूड नहीं हो पाया था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये आइडिया, मतलब एक तरीके से इस आइडिया के ऊपर पानी डाल दिया गया, ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ा नहीं। फिर दिसंबर 2012 के अंदर शिंजो एबे साहब ने यहाँ पर वापस से इस कॉन्सेप्ट को रखा और बोला कि हम क्वाड ग्रुप को लेकर आगे चलना चाहिए। तब भी यहाँ पर इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, ज़्यादा फोकस होने लगा नवंबर 2017 से, जब एक क्वाड कोएलिशन फाइनली यहाँ पर तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद ये आपस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। प्लस रिसेंटली आपको पता होगा क्वाड के बीच में मालाबार एक्सरसाइज भी हम लोगों ने देखी है। तो ध्यान रखना, जो क्वाड कंट्रीज़ है, इन चारों देश की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम लोग मालाबार अभ्यास के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वाड का इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वाड का मेजर काम क्या है, इंडो पैसिफिक वाले रीजन को ओपन और सिक्योर बनाने का। तो इस वाले रीजन में ऑब्वियस ही बात है भारत का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, और इस वाले रीजन में यहाँ पर चाइना का एक कंसर्न देखने को मिलता है। चाइना अपना एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाता है, तो जो क्वाड कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इस पूरे रीजन की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं कि जो चाइना है वो अपना एग्रेशन इस पर्टिकुलर एरिया में ना दिखा पाए। क्लियर हुआ? तो भारत के लिए यहाँ पर ऐसे भी क्वाड ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है ईपीएफ रेट को लेकर, वो तो मैंने अभी आपको पेज नंबर 1 पर बता दिया, ये रिपीटेड आर्टिकल है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद अगले पेज पे देखोगे तो कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और कुछ यहाँ पर लोकल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अभी यहाँ पर इस पर हम वापस से आएंगे, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अभी पहले हम जो अपने पुराने वाला आर्टिकल है, मतलब जो और भी छोटे छोटे आर्टिकल है उसको कवर करते हैं। उसके बाद जब हम साइंस एंड टेक के बाकी आर्टिकल्स को कवर करेंगे तभी उसके साथ ये भी कवर कर लेंगे। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर असेंबली का लेकर पूरा का पूरा पेपर है। देन उसके बाद फिर से अगेन यहाँ पर असेंबली को लेकर मतलब जो इलेक्शंस है उसके रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ अब आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब दुनियादारी में एक इशू है रशिया यूक्रेन, तो वो तो यहाँ पर कवर होना ही होना है, ये तो आपको पता है। तो इस आर्टिकल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेडिंग पढ़ो और इस आर्टिकल को हटाओ, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स को लेकर ऑलरेडी। तो अभी क्या है, रशिया ने स्टेप अप कर दिया है यूक्रेन के शहरों के ऊपर अटैक करने में, मतलब कि एक कदम और आगे बढ़ चुका है। लगातार अटैक यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है रशिया, और अभी इस अटैक को बढ़ा दिया गया है। जो आप सामने सिनेरियो देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर, वो यहाँ पर है मारियोपोल का, ठीक है, जो कि यहाँ पर रशिया का शहर है जिसके ऊपर काफ़ी अटैक किया जा रहा है। अभी यहाँ पर क्या है कि देखो, अब अटैक इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि रशिया काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ना, तो हर एक आर्टिकल के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। रशिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कि हमें इतना टाइम लगेगा पूरे कंट्री को इन्वेड करने में, तो यूक्रेन ने बराबर की यहाँ पर टक्कर दी है, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जेलेंस्की नाम है इनका, तो अभी यहाँ पर इनका मेजर मकसद था कि हम लोग क्या करें, बैठकर बातचीत करें, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन ऐसा निकल नहीं रहा है यहाँ पर। अभी आप देख पाओगे रशिया लगातार अटैक ही यहाँ पर कर रहा है, और अभी इंडियन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारे निकाला गया है, आपको पता होगा, एक ऑपरेशन गंगा के अंडर में, ये भी आपको पता होगा। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आप इस आर्टिकल से रिलेट करके पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर एक इतना ही है कि आप हेडिंग पढ़ सको, बाकी आपको और भी इंटरनल सिचुएशन के बारे में बताया जाएगा, जो कि अगेन हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना पता होना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना प्लीज़, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर टाइम ही वेस्ट होगा और यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बाकी एक दो इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि इस आर्टिकल से हट के जो कल तक की न्यूज़ है, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ कल रात तक की न्यूज़ है, तो एक इन्फॉर्मेशन कल रात तक ये भी आई थी कि जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल के जो आज के टाइम पर लीडर देखने को मिलेंगे नफ्ताली बेनेट साहब। तो नफ्ताली बेनेट ने यहाँ पर क्या किया, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इनसे बोला कि भाई सरेंडर कर दो।
सरेंडर कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा और इतना ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला जितना आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। बाकी तबाही क्या मच रही है आप लोग देख पा रहे होंगे, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। हॉस्पिटल हिट हो चुका है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग यूक्रेन से निकल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूक्रेन से निकल चुके हैं तो बहुत सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में पहुँच चुके हैं और इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पर माइग्रेंट क्राइसिस भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें सिर्फ 2 कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है तो ऐसा नहीं है, दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन दोनों कंट्रीज़ के वॉर के उसकी वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात की गई है रोस्कोसमॉस की तरफ से स्टेटमेंट आया ना। ये रोस्कोसमॉस क्या है? जैसे भारत का इसरो है स्पेस एजेंसी, वैसे रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमॉस, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ये आपको पता होगा। वैसे ही यहाँ पर ये रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमॉस। इन्होंने एक स्टेटमेंट ले लिया। इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई रशिया के ऊपर आप लगातार सैंक्शन लगा रहे हो, आपको पता होगा हर तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया है, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद अभी काफ़ी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए यूएस की तरफ से। उसके बाद क्या हुआ, अभी रशिया के जो भी एसेट्स वगैरह हैं दूसरे कंट्रीज़ में वो सब जब्त कर लिए गए हैं। तो रशिया को काफ़ी लॉस एग्जैक्टली हो ही रहा है। तो जिस प्रकार से सैंक्शन लग रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए रशिया ने बोला कि भाई यहाँ पर जो ये स्पेस स्टेशन है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे, ठीक है। तो मतलब अमेरिका के ऊपर गिरा देंगे। तो अभी गिरा देंगे, अमेरिका के ऊपर गिरेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर किसी न किसी कंट्री के ऊपर गिर जाएगा। तो ये यहाँ पर रोस्कोसमॉस का स्टेटमेंट निकल कर आया है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो आपको स्पेस में एक लगभग आप कह सकते हो एक रूम टाइप का एक पूरा का पूरा स्टेशन देखने को मिलेगा जो कि बहुत लंबे समय से तैर रहा है। अगर मैं बात करूं, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसका जो पहला पीस है वो 1998 के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था स्पेस में, ठीक है। और इसको अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कौन कौन सी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है? हाँ, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्या यहाँ पर चाइना आता है या नहीं आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसको बताना। अभी हम लोग बात करें तो ये 500 टन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी वैसे भी रिटायर करने वाले हैं। आपको पता होगा, ये न्यूज़ में आपको पढ़ा चुका हूँ कि 2030 तक यहाँ पर इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और फोकस में यह है कि रशिया ने बोला कि आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो, रिटायर करने से पहले तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ठीक है। तो सैंक्शन को लगाना बंद करो, ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो क्या रशिया गिरा सकता है? तो हाँ, रशिया के पास भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल देखने को मिलेगा क्योंकि जब इसको लॉन्च किया गया था तो रशिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। रोस्कोसमॉस एक बहुत बड़ा हेल्पर था इसके अंदर जब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो। बाकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा दिखता है एक पिक्चर में लेकर आया था, चलो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पर हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं वो जाकर आराम से रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम रुक कर आराम से वहाँ पर रिसर्च वगैरह की जा सकती है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड पेज के बाद ही आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज, साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स। साइंस एंड टेक पर यहाँ पर पहला आपको कोविड इन्फेक्शन, डेल्टा, ओमिक्रॉन उनके बारे में चर्चा की गई है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक पर नीचे आपको 2 आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। 2 आर्टिकल ये हमारे लिए तैयार हैं। उसके बाद एक आर्टिकल अभी पिछले वाले पेज पर है, वो भी साइंस एंड टेक का ही है, ठीक है। तो तीनों को काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल ये है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये बात करता है सोलर एनर्जी के बारे में, मतलब सोलर एनर्जी नहीं कह सकते, सन के बारे में, जेट के बारे में, सन जेट्स क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो यहाँ पर यह है। देखो एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट तो है। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, वो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है गायब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में, है वैसे मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या हुआ है, एक मीटियोरॉइड देखने को मिला है एक डेजर्ट में। साइंटिस्ट ने एक अंडे बराबर मीटियोरॉइड देखा है, कहाँ पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके मीटियोरॉइड मिला है जिसको लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई। नाउ क्वेश्चन ये है, ये मीटियोराइट होता क्या है? ये तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी बार बता रखा है। इनफैक्ट यूपीएससी ने बहुत साल पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा था मीटियोराइट को लेकर। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होते हैं मीटियोराइट, मीटियोरॉइड और मीटियोर, इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। इस पिक्चर को देखो आप, इस पिक्चर में आपको 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, ये स्पेस हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको अंतरिक्ष देखने को मिलेगा।
अब क्या है, इस स्पेस में बहुत सारे आपको रॉकी पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड देखने को मिल जाते हैं। अब जब वो रॉकी पार्टिकल स्पेस के अंदर है, अंतरिक्ष के अंदर है, तो वो क्या कहलाता है, मीटियोरॉइड कहलाता है। मतलब इसके लास्ट में ROID है। जब अंतरिक्ष में है तो वो मीटियोरॉइड कहलाता है। अब इसकी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसके पोजीशन चेंज होने के साथ साथ इसकी नाम भी बदलते रहते हैं, ठीक है। जब अंतरिक्ष में तो मीटियोरॉइड कहलाया। अब ये जब नीचे गिरना चालू होता है, अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पर इसको खींचती है, जब नीचे की साइड यहाँ पर ये गिरना चालू होता है, तो अर्थ कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर ये एंटर होता है, इसका नाम बदल जाता है। गिरते गिरते जैसे ही अंतरिक्ष से गिरा, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, इसका नाम बदल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर, ठीक है। अब ये और गिरा गिरा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में गिरा, नीचे गिरते गिरते एक जगह पर गिर गया, ठीक है, एक जगह पर यहाँ पर गिर गया। इस प्रकार से आप देख पाओगे रुका हुआ है। अब जब ये गिर गया नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीटियोराइट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नाउ जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 1995 में, मैं कह रहा हूँ बहुत साल पहले, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मीटियोर है वो क्या होता है। अ रैपिडली मूविंग स्टार, अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन, या फिर अ कॉमेट विदाउट अ टेल। तो आप बहुत आराम से समझ गए, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया, तो बहुत आराम से आप समझ गए कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ही है। क्योंकि वो अभी क्या है, जब वो यहाँ पर क्या है, एक मैटर है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। जब वो स्पेस पे है तो वो मीटियोरॉइड कहलाता है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है तो वो मीटियोर कहलाता है। फिर उसका जब वो यहाँ पर धरती पर गिर जाता है तो वो मीटियोराइट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ना उसके बाद यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल बात की गई अ होम मेड एनालॉगी दैट हेल्प्स स्टडी सोलर स्पेक्यूल्स इन द लैब। तो देखो हुआ क्या, एक मतलब घर पे बनाया हुआ एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग पता लगा सकें कि जो सूर्य है, सूर्य के अंदर किस प्रकार से जो सोलर स्पेकल्स हैं वो यहाँ पर मतलब मूव कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो वो क्या तरीका है, सब कुछ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में सोलर जेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से तो रिलेट करोगे, और GS पेपर 1 जोग्राफी से भी रिलेट कर लेना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में हुआ क्या, कुछ साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, इन्होंने यहाँ पर कुछ साइंस को ढूंढा। किस की साइंस हैं, तो जो सन के अंदर क्रोमोस्फेयर है, ठीक है। अब सन के अंदर जो क्रोमोस्फेयर है वहाँ पर आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। प्लाज्मा के कुछ यहाँ पे जेट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो जेट है उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो यहाँ पर स्टडी करी गई है। तो जो सन का क्रोमोस्फेयर है बेसिकली एक एटमॉस्फेरिक लेयर होती है सन के विजिबल सरफेस से ऊपर वाली। नहीं समझ में आया, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको पिक्चर पर लेकर चलूँगा, ठीक है। तो अभी चलो पिक्चर पर चल ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सन का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखते हो तो बिल्कुल बीच में यहाँ पर कन्वेक्शन जोन है, रेडिएशन जोन है, ये कोर एरिया है, ठीक है, अंदर वाला। अब इसी में यहाँ पर जो ये आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है क्रोमोस्फेयर, है ना। और ये जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट कलर से देखने को मिल रहा है ये हमारा फ्लेयर कहलाता है। ये ब्लैक कलर का सन स्पॉट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा वाला ये फोटोस्फेयर कहलाता है। इसके इधर वाला हिस्सा यहाँ पर ये सब सरफेस फ्लोस कहलाता है। बट क्रोमोस्फेयर कौन सा है ये आप लोगों ने देखना है। ये क्रोमोस्फेयर ऊपर वाला हिस्सा है। एक और पिक्चर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप लोग और अच्छे से देख पाओगे। क्रोमोस्फेयर क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा आपको ये देखने को मिलेगा, ये सन का क्रोमोस्फेयर है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देख पाओगे ये आपको क्रोमोस्फेयर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सन के क्रोमोस्फेयर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो सन का क्रोमोस्फेयर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा है वहाँ पर, प्लाज्मा में से जो भी जेट्स हैं, जेट्स के प्लाज्मा देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का क्या साइंस है ये यहाँ पर ऑथर ने ये यहाँ पर साइंटिस्ट ने पता लगाया है। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा बेसिकली एक हॉट चार्ज्ड गैस है जो कि पॉजिटिव आयन से बनी पड़ी है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। इसके अंदर अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टीज़, आपको पता होगा दुनिया भर में क्या चीज़ें हैं, 3 मैटर से चीज़ें बनी पड़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये हमारे 3 मैटर होते हैं। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा क्लास 8 से यहाँ पर 9 से, बहुत मतलब पहले ही पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। हमारे पास 3 मैटर्स हैं, लेकिन हमारे पास चौथा मैटर भी है। चौथा मैटर कौन सा होता है, तो चौथा मैटर होता है प्लाज्मा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर इस सन पर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर आपको ये देखने को मिलता है प्लाज्मा।
ठीक है। तो इसी प्लाज्मा के जो जेट्स हैं इनको स्टडी की जा रही है। तो अभी यहाँ पर ये सोलर प्लाज्मा जेट्स आखिरकार होते क्या हैं, पहले इस जेट के बारे में मैं बताता हूँ। तो आपको प्लाज्मा क्लियर हो चुका है, अब बात करते हैं जेट के बारे में जिसके पीछे का साइंस पता लगाया गया है। जो सोलर प्लाज्मा जेट है या फिर इसको हम लोग स्पेक्युलस के नाम से भी जानते हैं, ये पावरफुल प्लाज्मा की स्ट्रीम्स है। तो इसी यहाँ पर प्लाज्मा की स्ट्रीम देखने को मिलेंगी जो कि क्या करती हैं, सन से बाहर आती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सन से बाहर आती हैं, हाँ सन से बाहर आती हैं, फिर उसके बाद ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि सन में भी ग्रेविटी है, तो ये वापस चली जाती हैं, मतलब बाहर आती हैं फिर उसके बाद ये अंदर चली जाती हैं। इस प्रकार का एक सिनेरियो देखने को मिलता है। जो सोलर जेट और स्पेक्युल्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर आपको एक पतले सी घास की तरह देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। ये जो जेट्स हैं ये बाहर आते हैं फिर वापस से यहाँ पर अंदर चले जाते हैं सन की ग्रेविटी की वजह से, जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद बताया गया ये जो जेट्स हैं काफ़ी हद तक एनर्जेटिक होती हैं, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, जब हम लोग बात करते हैं कि इनके जो प्लाज्मा है वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सोलर विंड में पहुँचेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर सोलर विंड में जैसे ये प्लाज्मा पहुँचा तो ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा भी बहुत ज़्यादा हॉट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सोलर एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ पर काफ़ी गर्म सा देखने को मिलता है, ऐसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अभी क्या है, इसके ऊपर भी हमें काफ़ी सारी रिसर्च करनी है, इसके ऊपर भी हमारे पास जो भी कोई स्टडी है वो प्रॉपर देखने को मिलेंगी नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि नई खोज क्या करी है, फाइंडिंग्स क्या है ये बताओ। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, घर पे यहाँ पे कुछ करके देखा, स्पीकर लो, स्पीकर लेने के बाद यहाँ पर क्या किया, स्पीकर के ऊपर जो पेंट होता है, ठीक है, पेंट को क्या कर दिया, स्पीकर के ऊपर डाल दिया। अब स्पीकर के ऊपर पेंट डालने के बाद क्या हुआ, म्यूज़िक को चला दिया। जब म्यूज़िक को चलाया तो क्या होता है, वो जो स्पीकर है वो वाइब्रेट करेगा। आपने काफ़ी बार देखा होगा स्पीकर वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, आपने पेंट डाल दिया स्पीकर के ऊपर, वो स्पीकर के ऊपर पेंट डालने के बाद क्या होगा, स्पीकर वाइब्रेट करेगा। अब क्या होगा, जो लिक्विड है जो पेंट है बेसिकली वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब जो उसकी पोजीशन थी वैसी होगी नहीं, वो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा पेंट, है ना। इस प्रकार की चीज़ हम देख पाएंगे, जो वाइब्रेटिंग की वजह से वो यहाँ पर उसकी पोजीशन वगैरह सब कुछ बिगड़ जाएगी। नाउ यहाँ पर क्या है, इसी चीज़ को देखते हुए और इसी चीज़ को एनालाइज करते हुए यहाँ पर साइंटिस्ट ने एलोबरेट किया, जो प्लाज्मा है जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो मतलब कहाँ पर है, राइट बिलो द विजिबल सोलर सरफेस, मतलब जो फोटोस्फेयर हमारा कहलाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये प्लाज्मा है बेसिकली वो क्या है, वो भी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना अभी, जो ये सोलर जेट्स हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं फिर जा रही हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि जो प्लाज्मा है उसका जो कोर सेक्शन है वो एक बॉइलिंग वाटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है बॉइलिंग वाटर की तरह काम कर रहा है, जैसे पानी उबलता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये एक बॉइलिंग वाटर की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये प्लाज्मा है वो यहाँ पर ऊपर नीचे होता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं कहाँ की बात की गई है। तो फोटोस्फीयर क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख लिया, इसके अंदर वाला हिस्सा जो कोर वाला एरिया है, कॉन्वेक्शन जोन यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो कोर वाला हिस्सा है यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एक बॉइलिंग वाटर की तरह यहाँ पर चीज़ें वर्क कर रही हों, जैसे यहाँ पर पानी उबल रहा हो। ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये जो जेट्स हैं वो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे, बताया गया कि किस प्रकार से सोलर स्पेक्यूल्स को अंडरस्टैंड किया गया, ये मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी की सारी। तो सन के बारे में यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली, बाकी सोलर जेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, वो कैसे पता लगाई गई, तो स्पीकर के यूज़ करके स्पीकर के माउथ पर पेंट डालने के बाद यहाँ पर पता लगाया गया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को इसको सिंपल से शब्दों में बता दिया है। और यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, जो सिर्फ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी वही आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई है। तो बेसिकली जो ये सोलर जेट्स हैं, सोलर जेट्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। तो वही जो सोलर जेट्स हैं उनके यहाँ पर उनकी स्टडी करी गई है, और उनकी स्टडी कैसे की गई, एक घर में यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके वो एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी आप लोग अभी समझ चुके हो। ठीक है, आगे चलते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की गई है प्राइमोर्डियल ऑक्टोपस के बारे में। आपने सुना होगा ऑक्टोपस के बारे में शुरू से ही, क्या सुना है, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, है ना। तो ये आपने सुना होगा 8 पैर या 8 हाथ जो भी कह लो, 8 आर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, आपने यही सुना होगा कि हाँ ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि लगभग 300 ऐसी जानी मानी प्रजातियाँ हैं ऑक्टोपस की, जो कि पूरे दुनिया भर के समुद्रों में रहती हैं, और उनके 8 पैर ही हैं, मतलब वही 8 हाथ कह लो, 8 आर्म्स, 8 आर्म्स उनके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहोगे हाँ तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमें पता है, इसमें क्या है। लेकिन साइंटिस्ट ने अभी यहाँ पर एक ऐसा फॉसिल अनर्थ किया, मतलब कि ऐसा फॉसिल यहाँ पर उनको मिला है, कहाँ पर मिला है, सेंट्रल मोंटेना के अंदर। ठीक है, तो ऐसा फॉसिल मिला जिसकी स्पीशी का नाम है क्या है, उस स्पीशी का नाम क्या है ध्यान रखना, उस स्पीशी का नाम है सिलिप्सी मोपोडी बिडेनी।
तो वो एक स्पीशी है किसकी, ऑक्टोपस की, लेकिन उस स्पीशी के 10 आर्म्स हैं। ये यहाँ पर पता लगाया गया कि उस स्पीशी के 10 आर्म्स देखने को मिले। तो एक ऐसी स्पीशी जिसके 10 आर्म्स हैं ऑक्टोपस की, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। ये स्पीशी बहुत पुरानी है, 328 मिलियन ईयर्स अगो की पुरानी स्पीशी देखने को मिलती है। स्पीशी का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रजातियों के नाम के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। नाम है सिलिप्सी मोपोडी, ठीक है, और इसका लगभग साइज़ वगैरह बताया गया तो 4 से लगभग यहाँ पर 3/4 इंचज़ का, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की ये लंबाई यहाँ पर इसकी देखने को मिल जाती है। प्लस टॉर्पीडो शेप की बॉडी देखने को मिलती है, मतलब कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर इस ऑक्टोपस की बॉडी सी देखने को मिल जाती है। ये ऑक्टोपस स्क्विड की तरह तो नज़र आता है लेकिन स्क्विड नहीं होता। स्क्विड क्या होता है, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। स्क्विड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, ये तो हमारा थंबनेल हो गया, स्क्विड का पिक्चर भी लेकर आया था, हाँ ये आपको देखने को मिलेगा, ये स्क्विड हो गया, ठीक है। तो ऑक्टोपस ऐसा दिखता है बट ये स्क्विड अलग है, ऑक्टोपस यहाँ पर अलग देखने को मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर बताया गया। उसके साथ साथ क्या बताया गया, जो ये प्रजाति है ये बहुत पुरानी है, एग्जैक्टली मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। जो आज के यहाँ पर आपको ऑक्टोपस देखने को मिलते हैं उसी से रिलेट करती है। तो आपको ध्यान रखना है, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि सिलाप्सी मोपोडी एक ऐसी प्रजाति है, एक ऑक्टोपस के अंदर एक ऐसा मेंबर मिल चुका है जिसके 10 आर्म्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसके 10 आर्म्स भी देखने को मिले हैं। ऑक्टोपस यहाँ पर एक इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट देखने को मिलता है, ऐसा भी यहाँ पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि इंटेलिजेंट एनिमल आप कह सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ यहाँ पर और कुछ खास नहीं है। मोंटेना में मिला है, मोंटेना में कि यहाँ पर इसकी फॉसिल को ढूंढा गया है, मोंटेना से यहाँ पर इसकी फॉसिल के ऊपर रिसर्च करी गई है। मोंटेना कहाँ पर है वो आप लोगों ने मैप में देख लिया होगा, स्टार्टिंग में आपसे पूछा ही गया है क्वेश्चन, तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक फॉसिल है सेंट्रल मोंटेना के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, हमारे जो आज के ऑक्टोपस हैं उन्हीं से रिलेट करता है। लेकिन क्या है, आज के ऑक्टोपस में हम देख पाते हैं 8 आर्म्स हैं, बट यहाँ पर उस वाले के अंदर 10 आर्म्स देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक का एक और आर्टिकल देखने को मिल जाता है। बात की है इन सर्च ऑफ द फर्स्ट कॉस्मिक लाइट को लेकर। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ है। तो आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो अपने साइंस एंड टेक के पोर्शन से। यहाँ पे बात की जा रही है एक टेलीस्कोप के बारे में जिसका नाम है सरस, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल में लिखा भी है सरस 3 टेलीस्कोप है जिसके बारे में चर्चा की गई है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में कुछ इंडियन रिसर्चर्स हैं कहाँ के, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के। तो इन्होंने एक स्टडी करी और उस स्टडी में इस सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। और इस टेलीस्कोप ने क्या किया, एक पुराना वाला टेलीस्कोप हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता एज। तो एज वाले टेलीस्कोप ने कुछ यहाँ पर खोजा था। तो अब क्या हुआ, सरस टेलीस्कोप ने यहाँ पर उस खोज को डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुराने वाले टेलीस्कोप ने खोजा था। तो क्योंकि अभी कुछ ऐसे एविडेंस मिले नहीं है, तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे आखिरकार डिटेल में है क्या। देखो 2018 की बात है, 2018 में एक टीम ऑफ रिसर्चर थी, कहाँ से, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से और MIT से, US के यहाँ पर आप देख पाओगे ये टीम थी। इन्होंने क्या किया, एक सिग्नल डिटेक्ट किया जो स्टार से, मतलब सितारे से वो सिग्नल निकल कर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो जो सिग्नल है वो यहाँ पर आप कह सकते हो अर्ली यूनिवर्स से निकल कर आ रहा था। मतलब क्या है, स्टार से निकल कर आ रहा था, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था वो कॉस्मिक डाउन पीरियड था। कॉस्मिक डाउन पीरियड कौन सा होता है, तो कॉस्मिक डाउन पीरियड होता है 50 मिलियन साल से लेकर 1 बिलियन साल बिग बैंग थ्योरी के बाद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मतलब जब हमारे पूरे यूनिवर्स में पहला सितारा बना, पहला ब्लैक होल आया, पहली गैलेक्सी बनी, ठीक है, जब ये सब कुछ पहला बना तो वहाँ से कुछ सिग्नल निकले थे। वो सिग्नल यहाँ पर क्या हुआ, वो सिग्नल डिटेक्ट करे गए थे एज टेलीस्कोप के थ्रू। जो पुराना वाला टेलीस्कोप है 2018 मैंने आपको बताया, तो एज टेलीस्कोप, जो एज रेडियो टेलीस्कोप ने, उसने यहाँ पर इसका डेटा कैप्चर किया था। लेकिन अभी जो नया वाला टेलीस्कोप है सरस 3 वाला, उसने मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई सिग्नल यहाँ पे हमें तो मिला नहीं है, कोई एविडेंस मिला नहीं है। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। बट अभी मैंने आपको यहाँ पर बिग बैंग बताया, बिग बैंग क्या है, तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या है ये। तो देखो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, हमारा यूनिवर्स बहुत छोटा सा था, मतलब इतना छोटा सा था, ठीक है। तो आज के टाइम पर यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक छोटा सा आपको हिस्सा देखने को मिलेगा, ये लगभग 15 बिलियन साल पहले की बात है।
तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये लगातार बढ़ता रहा, एक्सपेंड होता रहा, एक्सपेंड होता रहा, स्टार बनते रहे, गैलेक्सी बनती रही, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक होल बनते रहे और लगातार ये यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बिल्कुल यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन था जिसमें एक ऑप्शन था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और उसमें यहाँ पर वही ऑप्शन अगर पता हो तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आया, लाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग उसको एक बार देख लेना। तो ये बात कर दी गई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया कि क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि उस समय की बात है जब पहला स्टार, पहला ब्लैक होल, पहली गैलेक्सीज यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर बनी थी। तो जब यहाँ पर स्टार्स एमर्ज हुआ था तो वहाँ से कुछ सिग्नल्स निकले थे, उस सिग्नल को डिटेक्ट किया था किसने? एज रेडियो टेलीस्कोप ने। लेकिन जो हमारा नया वाला टेलीस्कोप है, सरस 3 टेलीस्कोप, उसने यहाँ पर बताया कि देखो ऐसा कोई भी ऐसा एज सच सिग्नल हम लोगों को देखने को मिला नहीं है। तो नया टेलीस्कोप कौन सा है? वो है सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सरस टेलीस्कोप का मेजर मकसद क्या है? इसका मेजर मकसद है डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, डिप्लॉय करना इसका इंडिया के अंदर किस चीज़ को लेकर? रेडियो टेलीस्कोप को लेकर, रेडियो टेलीस्कोप को डिटेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना। तो ये सारा काम यहाँ पर देखने को मिलता है। और ख़ासकर देखो रेडियो वेव्स आपको हर जगह पर देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली सरस जो है एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि क्या काम करता है? रेडियो वेव सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। और कौन से रेडियो वेव सिग्नल्स को? जो कि कॉस्मिक डॉन पीरियड से देखने को मिलता है। कॉस्मिक डॉन पीरियड कौन सा? मैंने आपको बताया वही कि जो कि यहाँ पर पहला स्टार और जो ये पहला जब गैलेक्सी वगैरह बनी है तो तब यहाँ पर कुछ रेडियो वेव सिग्नल निकले हैं, उनको डिटेक्ट करने का यहाँ पर ये वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जब पहला स्टार आया, पहली गैलेक्सी बनी हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स की बिल्कुल शुरुआत थी, तो कोई रेडियो वेव निकले, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, ऐसा नए वाले टेलीस्कोप ने बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया। तो फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग यही है कि सरस 3 डिड नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ द सिग्नल क्लेम्ड बाय एजिस एक्सपेरिमेंट। तो 2018 में जो एज एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, एज यानी कि एक्सपेरिमेंट टू ऑफ डिटेक्ट द ग्लोबल एपोक ऑफ री आयोनाइजेशन सिग्नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो पुराना वाला टेलीस्कोप था, इसने ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में इसको रखने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर अनयूजुअल से रेडियो ऑफ सिग्नल पता लगाए गए जो कॉस्मिक डाउन से निकल कर आ रहे थे। वो सब यहाँ पर स्टडी, यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आई है, ऐसा हमारा सरस 3 बोलता है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा कोई भी एविडेंस फाइंड आउट नहीं किया है, ये हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी साइंस एंड टेक का आर्टिकल बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और यहाँ पर कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने कुछ पहले वाले आर्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि पहले के आर्टिकल्स हमारे रह चुके हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज ही। देखो, पहली चीज़ तो आज तारीख कितनी है? आज 13 मार्च है ना? कल 12 मार्च थी। कल मैंने एडिटोरियल डिस्कशन नहीं किया था, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे इलेक्शन वाले थे और ऐसा ही था। बस लेकिन कल के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बोला था इसमें से हम कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त था और मैंने यहाँ पर देखा अच्छे से इस आर्टिकल को, तो डेफिनेटली काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि डिस्कस करने लायक हैं। तो कल का एडिटोरियल जब आप सेक्शन देखते हो, क्योंकि कल सैटरडे था, सैटरडे में एडिटोरियल वैसे भी कम आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्शन, फिर उसके बाद नीचे अगेन इलेक्शन, सब इलेक्शन को लेकर चर्चा करी गई थी। बट यहाँ पे ये आर्टिकल ज़बरदस्त था। चलो डिस्कस करते हैं आखिरकार क्या था। तो यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल, जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ कि छूटेगा नहीं, तो नहीं छूटता है, आप इतना बिलीव यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल में बात की गई जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको लेकर। देखो, ऑथर यहाँ पर बोलते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत खतरनाक है, हैज़ार्डस है। ठीक है, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है आज के टाइम पर, उनको कब पता चलता है? ये 3 मार्च को दुनिया भर को पता चलता है। 3 मार्च को जब एक आग लगती है एक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। ठीक है, ये यूक्रेन में आपको न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिलेगा, यूक्रेन पर जहाँ पर अभी रशिया अटैक कर रहा है, वहाँ पर आग लगती है 3 मार्च को। उसके बाद लोग समझते हैं कि हाँ यार, कितना ज़्यादा खतरनाक होता है ये न्यूक्लियर प्लांट, है ना। तो लेकिन लकीली कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर आग वगैरह लगी, सब कुछ संभल गया, कुछ भी ऐसा डिज़ास्टर नहीं हुआ। नहीं तो बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर हो जाते हैं। अगर हम 11 साल पहले की बात करें, जो बहुत सारे लोग थे जापान के, वो इतने लकी नहीं थे जितने 3 मार्च में यहाँ पर इतना लकीली सारा कुछ सही हो गया। तो जापान में क्या हुआ, मार्च 11 2011 की बात है, मल्टीपल रिएक्टर्स से कहाँ पर, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट के। तो इस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हो जाता है डिज़ास्टर, एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक और सुनामी दोनों साथ में आ जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टर फेल मार जाता है, रेडिएशन फैल जाता है और मतलब कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर रेडिएशन पूरी तरह से फैल जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो, एक हीट प्रोड्यूस होती है और मतलब क्या होता है ना, देखो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम यानी चिलिंग सिस्टम भी होता है। तो फुकुशिमा जब डिज़ास्टर हुआ था वहाँ पर यही हुआ था, जो हीट है वो यहाँ पर बनी और जब उस प्लांट को अर्थक्वेक आया, जैसे ही अर्थक्वेक आया तो उस प्लांट को बंद कर दिया गया। अब प्लांट को बंद करने के बाद क्या हुआ, जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाया और वो जो प्लांट है वो ठंडा नहीं हो पाया, वो गर्म होता रहा और उसके बाद यहाँ पर वो विस्फोट देखने को मिला। वो यहाँ पर एक डिज़ास्टर क्रिएट हो चुका था। फिर उसके बाद जो रेडिएशन वगैरह फैल गया था। हालांकि जापान के अंदर जो सुविधाएं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एक डेवलप्ड नेशन है, तो उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। ठीक है, क्लियर हुआ, ये समझ में आया यहाँ तक। फिर उसके बाद बात की गई दिसंबर 15 2021 की बात है। हमारी सरकार ने, देखो मेन आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो ऑथर ने बता दिया कि न्यूक्लियर प्लांट कितने खतरनाक होते हैं। न्यूक्लियर प्लांट से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, आपको पता है, बिजली को प्रोड्यूस करके उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पर बोलते हैं न्यूक्लियर प्लांट लगाना खतरे से खाली नहीं है। आप न्यूक्लियर प्लांट की जगह दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑथर ने बोला कि, ऑथर ने क्यों बोला, क्योंकि 15 दिसंबर 2021 की बात है, मतलब पिछले साल की बात है। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग 10 इंडिजीनियस रिएक्टर्स लाने वाले हैं, प्लस 28 और न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग इंपोर्ट करेंगे अलग अलग देशों से। यूएस, फ्रांस, रशिया से हम लोग अलग अलग रिएक्टर्स को परचेज करेंगे। भारत ने पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्या हुआ, ऑथर यहाँ पर इसके अगेंस्ट में चले गए। ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला, अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बहुत महंगा होता है, मतलब इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत सारा पैसा लगेगा। और हाल ही में यहाँ पर जो बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स लगे भी हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें तो यूएस के अंदर जो साउथ कैरोलिना है वहाँ पर वीसी समर न्यूक्लियर प्लांट लगा था और इस प्रोजेक्ट के अंदर $9 बिलियन झोंक दिया था पैसा। इतना सारा पैसा यहाँ पर लगाने के बाद अगर हम लोग बात करें उसके बाद भी यहाँ पर क्या हुआ, इस प्लांट को आगे चला नहीं पाए, आगे नहीं चल पाया, वो यहाँ पर क्या हुआ, उसको त्याग दिया गया। तो क्या हुआ, अब आप कह सकते हो सारा पैसा भी लगा और उसके अलावा वो प्लांट वो वर्क भी नहीं कर पाया। तो ये उतना सारा पैसा $9 बिलियन यहाँ पर आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना हो गया ये। ठीक है, $1 बिलियन में यहाँ पर 7,500 करोड़ रुपए होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ आज के टाइम पर बहुत सस्ती हो चुकी हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना है। आज के टाइम पर लोग जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर, लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। और आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी जगह पर जो खासकर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो कम हो चुकी है, ऐसी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के टाइम पर लोग यहाँ पर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके साथ साथ ऑथर क्या बोलते हैं, देखो यूएस सरकार ने एक टारगेट रखा था कि 2008 में टारगेट ये रखा था उन्होंने कि 2030 तक इनके पास 114.9 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी, जो कि न्यूक्लियर प्लांट से निकलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, ये आप देख पाओगे, ये यहाँ पे बताया गया। उसी प्रकार से भारत के अंदर भी पहले 2008 के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक, आप कह सकते हो एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा लगाया। ठीक है, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे उसके चेयरमैन अनिल काकोडकर साहब, इन्होंने यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया कि भारत के पास 2050 तक 650 गीगावाट हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी होगी न्यूक्लियर एनर्जी की। मतलब न्यूक्लियर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भी यहाँ पर इस प्रकार से टारगेट लगाया कि 2020 तक हमारे पास 35 गीगावाट की कैपेसिटी होगी। लेकिन आज के टाइम पर कितनी कैपेसिटी है हमारे पास, 6.78 गीगावाट की। तो अगेन आप देख पाओगे जितना टारगेट, जितना एस्टिमेशन लगाया जा रहा था उतना यहाँ पर आज के टाइम पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला नहीं है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को। उसके बाद क्या बताया गया, अब जो हम लोग खरीद रहे हैं ना बाहर से, ये सबसे बड़ा मतलब कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि बाहर से हम लोग इन रिएक्टर्स को खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बाहर के रिएक्टर्स भी काफ़ी सारे फेल मारे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे तो हुआ क्या है, लगभग 24 फॉरेन रिएक्टर्स आप खरीद रहे हो। ठीक है, और वो रिएक्टर VVR रिएक्टर हैं, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का रिएक्टर तमिलनाडु के अंदर लगाया जाए है। कहाँ पर आप देख पाओगे, कुंदुकुलम, दो तमिलनाडु के अंदर ये आपको रिएक्टर देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर ये रिएक्टर लगाया गया था, लेकिन इस रिएक्टर को कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला। क्यों?
इस रिएक्टर ने पता है अपनी कैपेसिटी इसकी 100% होनी चाहिए, लेकिन ये 53% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाया, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं फेल मारा है। तो यहाँ पर ये रिएक्टर लगाने के बाद आपको एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो इसका भी कोई यहाँ पर ऐसा कन्फर्मेशन है नहीं। उसके बाद बताया गया जो 12 रिएक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यूएस से, जिसमें से 6 तो AP1000 रिएक्टर्स होने वाले हैं, सेम डिज़ाइन होने वाला है जो कि यूएस के अंदर साउथ कैरोलिना में लगाया गया है, और साउथ कैरोलिना में लगाकर वो फेल मार गया, मतलब उसको आगे बढ़ाया नहीं गया, और लगभग मैंने आपको बताया $9 बिलियन खर्च दिया गया। तो हम लोग भी यहाँ पर हज़ारों करोड़ों में पैसा खर्च देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं, तो उसकी जगह किसी दूसरी जगह पर पैसा लगाया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम लोग फ्रांस से खरीदने वाले हैं उन रिएक्टर्स को जो कि फ्रांस के अंदर ही यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो और उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया अगर हम लोग इन रिएक्टर्स को लगाते भी हैं तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी, 15 रुपये पर यूनिट पहुँच जाएगी। और आज के टाइम पर मतलब इतनी कम यूनिट होने बाद भी यहाँ पर लोगों को महंगी लगती है, बट अभी 15 रुपये पर यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है तो ये भी अपने आप में एक कंसर्न देखने को मिलेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ ऑथर ने बोला इसकी जगह सोल्यूशन यह है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करो। सोलर एनर्जी जो है सूर्य के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करो, सोलर पैनल का यूज़ करो, विंड एनर्जी का यूज़ करो, और जो आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जनरेट करोगे और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत सस्ता पड़ेगा, 2 रुपये पर यूनिट या 2.34 रुपये पर यूनिट पड़ने वाला है, ये यहाँ पर ऑथर ने बोला है। तो बताओ वो अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है तो इसके ऊपर फोकस करो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर का मेंशन है। उसके बाद ऑथर ने बोला कि आपको ध्यान रखना होगा जब आप न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हो तो इसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्क भी हैं। ठीक है, रिस्क यहाँ पर किस चीज़ का देखने को मिलेगा, पहले भी यहाँ पर जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी साहब, इन्होंने यहाँ पर एडमिट किया स्टेट असेंबली के अंदर कि भाई यहाँ पर लोग अगेंस्ट में हैं कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स के। ठीक है, जैसे फुकुशिमा डिजास्टर हुआ उसके बाद यहाँ पे भारत में भी जो काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट में लोग हो गए कि भाई यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है वहाँ पर आप न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हो तो ये खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि एक सबसे बड़ा डिजास्टर आपको पता होगा, फुकुशिमा के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद चेरनोबिल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। चेरनोबिल जो कि यूक्रेन के अंदर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर फेल मार गया था, रिएक्टर नंबर 4। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। तो अगेन यहाँ पे जब ये रिएक्टर फेल मारा तो इसके बाद डिजास्टर क्रिएट हो गया, बर्बाद यहाँ पर बर्बादी देखने को मिली। अब उस बर्बादी को ठीक करने के लिए कितना खर्चा आया, $600 बिलियन का खर्चा आया, इससे भी ज़्यादा खर्चा आया। क्या भारत यहाँ पर इतना खर्च पाएगा अगर कोई इंसिडेंट होता है तो, कोई एक्सीडेंट होता है तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया कि भाई एक कंसर्न सेफ्टी भी है कि भाई यहाँ पर हम लोग इन रिएक्टर्स को परचेज कर रहे हैं इन कंट्रीज से और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इन कंट्रीज़ का कहना है यहाँ पर रिएक्टर फेल मार जाएंगे तो हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई हम तुमसे परचेज कर रहे हैं, तुम इसकी कुछ चलो ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं ले रहे। तो यहाँ पर आपको थमा दिया, आप यहाँ पर इसको यूज़ करो, कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कोई कंपनसेशन कोई पेमेंट वगैरह नहीं देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने को मिली है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि भारत को इसको पूरी तरह से इस पूरा जो ये गोल है इसको हटा देना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर ये जो रिएक्टर्स हैं इनको यहाँ पर अभी क्या है, अभी हम लोग क्या करें, रिएक्टर्स को हटाकर अपना जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि रिएक्टर्स को सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट कंसर्न का भी देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट कंसर्न लगातार क्लाइमेट बदल रहा है, जिसकी वजह से कहीं पर सूखा, कहीं पर बारिश, कहीं पर अर्थक्वेक, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं। एग्जाम्पल ले लो साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में यहाँ पर एक हनूल न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर देखने को मिले हैं जो कि यहाँ पर क्लाइमेट कंसर्न की वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑथर का कहना है कि भाई यहाँ पर आपको फोकस करना है तो आप न्यूक्लियर एनर्जी की बजाय आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल समझा दिया। आपका पिछला पेंडिंग आर्टिकल था, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल चुका है कि हाँ मेरा आर्टिकल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ ये वाला जो पेपर है ये साइंस एंड टेक का है और ये पिछले संडे का साइंस एंड टेक है। 6 मार्च का साइंस एंड टेक आपको देखने को मिलेगा, पिछले संडे वाले का। ठीक है, तो पिछले संडे में क्या क्या आया था, अगेन कोविड-19 वेरिएंट के बारे में चर्चा की गई थी, इंपॉर्टेंट नहीं था, कोविड-19 को लेकर आर्टिकल थे। एक आर्टिकल ये है यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे लिए, और उसके बाद दूसरा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, रोल ऑफ फ्यूजोबैक्टीरियम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या है। फिलहाल यहाँ पर इस वाले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में बात की है दीपक धर साहब के बारे में, जिनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो। तो अभी इनको बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है। तो बोल्ट्जमैन मेडल क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस किस फील्ड में दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में एक बहुत ज़्यादा नामी मेडल जिसका नाम है बोल्ट्जमैन मेडल, ये साल 2022 का जो मेडल है ये किसको दिया गया, प्रोफेसर दीपक धर साहब को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर
पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस प्रकार का अवार्ड जीता है, ध्यान रखना। और इस अवार्ड को जैसे इन्होंने जीता तो उसके बाद जीतने के बाद इस अवार्ड को इन्होंने शेयर किया है एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जॉन हॉपफील्ड उनके साथ। और उसके बाद बताया गया ये जो दो साइंटिस्ट हैं ये यहाँ पर ये अपना मेडल प्रेजेंट करने वाले हैं स्टैट फेस 28 कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि यहाँ पर टोक्यो के अंदर होगा अगस्त 2022 के अंदर, ठीक है। बाकी मेडल के बारे में बात करें तो ये बोल्ट्जमैन मेडल क्या है, इस मेडल को हम लोग हर 3 साल में देते हैं। और कौन देता है, कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, जिसको IUPAP के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर इस अवार्ड को देता है। तो फिजिक्स की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, तो बोल्ट्जमैन अवार्ड, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो ये IUPAP है, जिस बॉडी का मैंने आपको नाम बताया था, इस बॉडी को बनाया गया था 1922 में ब्रजल्स के अंदर में 13 मेंबर कंट्रीज़ के साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पहले जनरल असेंबली थी ये हुई थी यहाँ पर 1923 में पेरिस के अंदर। करंट टाइम में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 60 कंट्री मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं और इंडिया ने भी यहाँ पर इस बॉडी को ज्वाइन किया है 1948 के अंदर। ये एक इंटरनेशनल फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि फिजिक्स की कैटेगरीज में अवार्ड देता है। ये जो अवार्ड है इसके अंदर मेडल देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे किसको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एक फिजिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, जो भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन देता है ना। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड में जब हम लोग बात करें तो इसके साथ साथ एक गिल्डेड बोल्ट्जमैन मेडल मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा लुडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन, ठीक है, ये यहाँ पर उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। नाउ लुडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर यही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया, क्योंकि जो बोल्ट्जमैन थे ये ऑस्ट्रियन फिजिस्ट और फिलोसोफर थे, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। और ये ध्यान रखना ये जो मेडल है बोल्ट्जमैन वाला, ये उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ ना मिला हो, ठीक है। इस मेडल की जो शुरुआत है 1975 में करी गई थी नोबेल लॉरेट के साथ में, KG विल्सन थे पहले रिसिपिएंट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन से व्यक्ति थे पहले जिनको ये बोल्ट्जमैन अवार्ड मिला था, तो वो KG विल्सन थे। अभी फिलहाल इंडिया में कौन से पहले व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला है, तो वो प्रोफेसर धर साहब हैं। तो प्रोफेसर धर साहब कौन है, प्रोफेसर धर साहब का यहाँ पर जन्म हुआ था 1951 में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है साइंस में 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, देन मास्टर्स किया फिजिक्स के अंदर IIT कानपुर से 1972 में। देन उसके बाद यहाँ पर ये US चले गए PhD के लिए। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च को यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया एज अ रिसर्च फेलो 1978 में। देन उसके बाद यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के लिए काम करते रहे काफ़ी सालों तक यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर फुल टाइम प्रोफेसर की तरह वहीं पर काम करे और 2016 में रिटायर हो गए। तब से यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को पुणे में एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह। अब इनको ये अवार्ड को दिया गया क्योंकि यहाँ पर इनको अवार्ड के लिए चूज़ किया गया क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फील्ड में यहाँ पर काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। खासकर यहाँ पर इन्होंने काम किया है, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन यहाँ पर दिया है क्लस्टर काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को लेकर, और साथ ही साथ डेफिनेशन दी है स्पेक्ट्रल डायमेंशन ऑफ फ्रैक्टल्स की। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो आई होप आप यहाँ पर इनके बारे में समझ गए हो। मेडल के बारे में ध्यान रखना, बाकी यहाँ पर इतनी हाई लेवल इसमें फिजिक्स के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। जो ऊपर से चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, खासकर पूरे आर्टिकल का बहुत अच्छे से निचोड़ एक एक बात आपको यहाँ पर पता चल चुकी है। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है इस पर आते हैं। इस आर्टिकल को मैंने हाईलाइट करके रख रखा है, मैं आपको वो बताता हूँ। नाउ यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा द रोल फ्यूजोबैक्टीरियम प्लेज इन ओरल कैंसर पेशेंट्स। देखो भारत के अंदर ओरल कैंसर पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब मुँह में कैंसर हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर, क्या हुआ है, ये जो ओरल कैंसर है बेसिकली ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे कौन सा इन्फेक्शन है इसको लेकर हमारे पास कोई स्टडी प्रॉपरली हुई नहीं थी, ठीक है। पहले यहाँ पर बोला जाता था इसके पीछे जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर हुआ करता था एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग HPV के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फेक्शन हुआ करता था, इसके पीछे ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। क्या हो गया यार, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम पता चल चुका है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV यहाँ पर जिसका नाम है। अब इसका हम पता लगाते हैं, इस वायरस का हम पता लगाते हैं एक डिटेक्टर के नाम से जिसका नाम है HPV डिटेक्टर, जो कि पता लगाता है इस वायरस के बारे में। नाउ अभी यहाँ पर क्या है, ये अगर हम बात करें इस कैंसर के बारे में, खासकर ओरल कैंसर के बारे में, तो भारत के अंदर जो यहाँ पर ओरल कैंसर देखने को मिल रहा है उसके पीछे कोई और इन्फेक्शन है। अब वो कोई और इन्फेक्शन कैसे पता लगाया गया, इन्फेक्शन पैथोजन डिटेक्टर के माध्यम से। और यहाँ पे हम लोग पता लगाते हैं कि बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे वायरस हैं
जिसकी वजह से यहाँ पर ये ह्यूमन कैंसर्स देखने को मिलता है। लगभग यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा आपको वायरस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो 1000 से भी ज़्यादा, लगभग 14 से ज़्यादा यहाँ पर कैंसर सैंपल्स हम लोगों को मिलते हैं। ओरल, ब्रेस्ट, सर्विकल, गॉल ब्लैडर, लंग कैंसर, तो अलग अलग कैंसर्स के लिए हम लोग देख पाते हैं अलग अलग सैंपल्स हम लोग को मिले हुए हैं। नाउ जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, हमने इस डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि भारत के अंदर जो ये ओरल कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, इसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है। तो अब यहाँ पर जब इसके ऊपर अच्छे से एनालाइजेशन किया गया तो उसके बाद पता लगाया गया कि जो ओरल कैंसर है इसके पीछे है फ्यूजोबैक्टीरियम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है फ्यूजोबैक्टीरियम है। तो आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बने फ्यूजोबैक्टीरियम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो ओरल कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्यूजर बैक्टीरियम जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओरल कैंसर पेशेंट्स के अंदर। तो अब हमें पता चल गया फ्यूजोबैक्टीरियम है। तो अब इस फ्यूजोबैक्टीरियम को जो है हम लोग अच्छे से जान सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास होती है कीमोथेरेपी। देखो होता क्या है, कैंसर पेशेंट्स के लिए कीमोथेरेपी को किया जाता है, कीमोथेरेपी। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सही करते हैं। बट होता क्या है यहाँ पर कि ये जो थेरेपी है ये कहीं ना कहीं फेल मार जाती है जब बॉडी के अंदर फ्यूजोबैक्टीरियम एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैंसर का पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है इस फ्यूजोबैक्टीरियम की वजह से। तो अब हमारे को पता चल चुका है फ्यूजोबैक्टीरियम की वजह से भारत के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ओरल कैंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अब क्या करना है, हम लोगों को जो है स्टडी करनी है, और स्टडी करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होता क्या है, बहुत सारे जो कैंसर्स हो रहे हैं उनके पीछे अलग अलग वायरस देखने को मिलता है। ठीक है, HPV सर्विकल कैंसर में, HPV SCV लीवर कैंसर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक आपको देखने को मिलेगा हाइपेलोरी गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कैंसर के पीछे यहाँ पर अलग अलग वायरसेस देखने को मिल जाते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है। तो हम लोग अब यहाँ पर फ्यूजोबैक्टीरियम के ऊपर रिसर्च करेंगे और फ्यूजोबैक्टीरियम का एक सोल्यूशन लेकर आएंगे। क्योंकि जैसे जब मैंने आपको बताया एक और कैंसर है जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि HPV मतलब HPV की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। तो HPV की जब हम बात करते तो HPV के लिए वैक्सीन को बना लिया गया है। HPV को टैकल करने के लिए एक वैक्सीन है हमारे पास जो कि काफ़ी हद तक सही कर देती है कैंसर को। बट यहाँ पर क्या है, जो फ्यूजोबैक्टीरियम वाला एक नया प्रकार का आपको कैंसर देखने को मिलेगा, ओरल कैंसर, जिसके पीछे फ्यूजोबैक्टीरियम है जो कि भारत के अंदर देखने को मिला है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि जो स्टडी है इसने यहाँ पर जोर डाला है कि जो फ्यूजोबैक्टीरियम है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या पड़ता है इन्फेक्शन के ऊपर, ये हम देखेंगे। प्लस यहाँ पर हम फ्यूजोबैक्टीरियम को लेकर क्या ट्रीटमेंट लेकर आ सकते हैं, अब हम लोग पता लगा पाएंगे। क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम पता चली, अब हमें बैक्टीरिया का पता चला है, तो हम डेफिनेटली अब इसके बारे में पता लगा पाएंगे कि इसका सोल्यूशन भी क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो चुका है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक स्टडी ने क्या फाइंड किया है, फ्यूजोबैक्टीरियम। आपसे पूछा जाए फ्यूजोबैक्टीरियम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ओरल कैंसर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया है, साइंस एंड टेक का पेपर ये मैंने सेंड कर ही दिया है, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ये पुराने वाले आर्टिकल्स जो कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यूक्रेन बना रहा है हथियार जो बीमारियों को फैलाते हैं। अब बीमारियों को फैलाने वाले जो हथियार हैं उसको हम लोग बायोलॉजिकल वेपन बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, एक न्यूज़ आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा एक अलग से न्यूज़ मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर पढ़ाता हूँ। द गार्डियन का आर्टिकल है, तो यहाँ पर रशिया ने बोला है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं, US यहाँ पर मदद कर रहा है। तो यहाँ पर ये रशिया की तरह क्लेम दिया गया है। और इसी चीज़ को लेकर रशिया ने बोला एक बैठक बैठनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और क्या हुआ, UNSC के अंदर यहाँ पर मीटिंग हुई फ्राइडे में, मतलब कल के दिन मीटिंग हुई, जहाँ पर डिस्कस किया गया इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर भारत ने जो है रशिया का साथ दिया है, रशिया को सपोर्ट किया है। एक तरीके से आप कह सकते हो भारत ने भी बोला है कि हाँ यूक्रेन के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाइना ने भी बोला है एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, रशिया भी बोला है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर यूक्रेन कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इसके ऊपर भी आर्टिकल है। रशिया यूक्रेन के बीच में भारत ने यहाँ पर बोला है कि भाई जो वेपन्स है, खासकर बायोलॉजिकल वेपन्स, इनके ऊपर बैन लगा रखा है। और वैसे भी यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, भारत ने भी इस चीज़ को लेकर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पुराने आर्टिकल्स आपके कवर हो चुके हैं, सब कुछ आपका टाइमली हो चुका है। ठीक है, जो भी पेंडिंग था वो सब मैंने कवर कर दिया है आज के इस वीडियो में ना। उसके बाद स्टार्टिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। सत्याशोधक समाज ने यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर C। सत्याशोधक समाज ने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है एक एंटी कास्ट मूवमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है,
तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।